तो दोस्तों, विदेश में पैसे कमाने गया एक लड़का जिसका नाम अमन होता है, पूरे 3 साल बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरने के बाद वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर मुरादाबाद के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन अमन के शहर मुरादाबाद से पहले ही एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 20 मिनट के लिए वह ट्रेन वहां ब्रेक लेती है। तो अमन सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर खा लिया जाए। और वह ट्रेन से उतरता है। जैसे ही दुकान पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसी की अपनी धर्मपत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वह लोग अमन को देख नहीं पाते। भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अमन जब अपने माँ बाप की ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वहीं रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसा क्या दिक्कत आन पड़ी जो अमन के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी पत्नी भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, बड़ी दुख भरी कहानी है। एक बार थोड़ा समय निकालकर कहानी को अवश्य सुने। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। एक मिडिल क्लास परिवार था और 2 भाई थे, एक अमन और दूसरा केशव। केशव का विवाह पहले ही हो जाता है, लेकिन दोस्तों अमन की जो भाभी है वह थोड़ा तेज तरार स्वभाव की थी। केशव की शादी पहले ही हो चुकी थी क्योंकि वह घर का बड़ा बेटा था। केशव की पत्नी घर आती है जो कि पहले ही कर्क मिजाज की थी। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों, बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाते हैं। जब तक कि अमन की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह फंसा लिया था। जादू के सहारे वश में कर रखा था। अमन को वह अपनी मीठी मीठी बातों में इस कदर प्रभावित करती थी कि जो कुछ भी वह उससे कहती थी वह हर काम करने के लिए राजी हो जाता था। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा यह तक पहुंचता है कि फिर अमन की भी विवाह हो जाता है। अमन की पत्नी का नाम कोमल था। जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। कोमल बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। कोमल अपने ससुराल आती है लेकिन उसने कभी यह सुख नहीं जाना पति होता क्या है। दोस्तों, अमन जब भी अपने काम से बाहर वापस आता अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। पत्नी को 5-6 दिन हो जाते थे लेकिन अमन उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता था। अपनी पत्नी के दुख सुख किसी भी प्रकार से वह कोई बात न करता था। अगर कोमल उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश भी करती तो वह उसे धमका देता और फटकार लगा देता, क्योंकि अमन पहले ही अपनी भाभी के चंगल में बुरा फंसा हुआ था। जैसे भी उसकी भाभी कहती वह वैसे ही काम करता। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भाभी के चक्कर में होते हैं अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। नतीजा यहाँ तक पहुँचता है कि जब अमन और उसकी भाभी कोमल को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं, बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई उसकी फैमिली में नहीं था। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है, उसके साथ अपने मायके में ही चली जाती है। उधर अमन की भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वह अमन से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग कनाडा में खूब पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा करो ना, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा होगा तो आप और मैं खूब मज़े करेंगे, ज़िंदगी खूब मज़े में कटेगी। फिर मुझे भी आप अपने साथ विदेश ले जाना। अब वह अपनी भाभी की बात को टाल नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा आ जाती है और फिर विदेश चला जाता है। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने के खर्च और उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि विदेश से पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है अपने पति केशव से कहती है कि जब तक अमन विदेश गया हुआ है उसके वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी ज़मीन जायदाद है सब नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए अवश्य में काम आएगी, सारी संपत्ति हमारे नाम आ जाएगी, तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, केशव के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसे
उसकी पत्नी ने समझाया था वैसा ही वह करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही बात बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, ये बोल करके सरकारी योजना है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की बात में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी जायदाद की ज़मीन, सभी घर बार की संपत्ति और बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और यह करवाने वाली सिर्फ अमन की भाभी होती है, जिसने दौलत का लालच लेकर अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वह लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ ना रहा तो उनके पास पैसा न था, ना कोई ज़रिया। बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई देता खा लेते थे और ऐसा ही अपने दिन गुजार रहे थे। इधर उधर दोस्तों, अमन की पत्नी भी कोमल, उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरे भाई और भाभी अपने साथ रखते, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती। तो कोमल एक दिन मन में आकर विचार करती कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना, कुछ भी करूँगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज़ रोज़ के ताने सुन नहीं सकती। अब वे वहीं किसी के घर में थोड़ा काम करती, कुछ पैसे मिलते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसा ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बापूजी, आपकी यह हालत कैसे हो गई? सास ससुर अपनी बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली और हमें घर से धक्का मार कर बाहर कर दिया। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कोमल एक नेक और साफ दिल की लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। कभी कभी कोमल ट्रेन में चना दाल वगैरह बेच लिया करती और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रही। यह लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर उसके नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय के बाद, लगभग 2 साल बाद, अमन को अपने घर की याद आती है। वह सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं, और भैया भाभी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। अब वह घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। आसपास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए, यहाँ वहाँ अब रहते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए पड़ोस में 1-2 आदमियों ने उसे बताया। अमन जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार नहीं दिया। क्या करूं मैं अब? अमन सिर पीटने लगा। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी कोमल, जो कहीं से पानी लेने गई हुई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही कोमल ने अपने पति को देखा, भागकर अपने पति के चरणों में लिपट जाती है। उसने अपने पति का, अमन का, आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहले करती थी। लेकिन अमन ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर, उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने लिए ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियां का पछतावा होने लगा। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। अब वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, अमन के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया, सब कुछ ले लिया, तुम्हारे नाम की ज़मीन, तुम्हारे हक भी छीन लिया गया, लेकिन तुमने भी तब तक हमारी एक नहीं सुनी थी। वह ईश्वर का कि हमारी यह छोटी बहू बहुत नेक है और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं काना रहते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हारे वहीं इज्जत करती है, वहीं तुम्हारा मान सम्मान कर रही है।
बहू क्या कहीं ढूंढने से भी मिल सकती थी। यह सुनकर अमन रोने लगता है और अपनी पत्नी कोमल से कहता है कि मुझसे जो गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तो कोमल कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो भाभी ने ही वश में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई है तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो अमन कहता है, अब तुम्हें यह काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास भी इतना पैसा नहीं था, जो कुछ पैसा था वह सब उसी के भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। अमन अपनी पत्नी और माँ बाप को वहाँ से लेकर कहीं दूर शहर चला जाता है और काम की तलाश में अमन इधर उधर भटकता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा था। फिर वो दिल्ली के सरोजनी मार्केट में जाता है। यहाँ वह देखता है कि बहुत सस्ते और कम दाम पर कपड़े मिल रहे हैं। उसके पास जो भी पैसे थे वो उनसे कपड़े खरीद लेता है और एक रूम किराए पर दिल्ली में ही ले लेता है और उसके माँ बाप और उसकी पत्नी वहीं रूम पर रहती है। अमन सरोजनी मार्केट में ही कपड़े की फड़ लगा लेता है। कुछ दिनों तक खाना और खर्चा ही पूरा हो रहा था तो कोमल ने अमन और माँ बापूजी से कहा कि मुझे लेडीज़ कपड़ों का फड़ लगवा दो, वैसे भी मैं घर पर खाली रहती हूँ, कुछ और काम होगा तो कमाई को सहारा मिलेगा। कोमल की बात पर सास ससुर मान जाते हैं और अमन कोमल को भी कपड़े का फड़ लगवा देता है। कोमल का काम शुरू से ही अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे अमन का काम भी बढ़ने लगा। उसके बाद दोनों ने पैसे को जमा करना शुरू कर दिया। एक दुकान खरीदने का फैसला किया। दुकान लेने के बाद कोमल और अमन दुकान में ही कपड़े बेचने लगे। कोमल लेडीज कपड़ों को सेल करती थी, अमन जेंट्स कपड़ों को बेचता था। काम अच्छा होने के कारण कुछ ही समय में वो लोग अपने खुद का घर भी खरीद लेते हैं। उनकी ज़िंदगी काफ़ी सुधर जाती है। लेकिन दोस्तों किस्मत का कहना, जिसका साथ जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ऐसा ही कुछ अमन के भैया केशव और उसकी भाभी के साथ हुआ। वो लोग अमन की भाभी के मायके में सब कुछ बेच कर रह रहे थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब उनके पैसे ख़त्म हो गए तब ही अमन की भाभी का भाई बोलता है, चलो अब यहाँ से निकलो, पैसे नहीं तो रहना भी नहीं। अमन की भाभी रोई और भीख भी मांगी पर उसके भाई ने एक ना सुनी। उसके बाद वो लोग वहाँ कहाँ रहते दोस्तों, वो लोग भी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते। डर डर की ठोकरें खाने के बाद, दो दो दिन खाना न मिलने के बाद, भूखे रहने के बाद पानी से पेट भरते यह लोग भी दिल्ली के लिए चले जाते हैं। वहाँ भीख मांग रहे थे। एक दिन केशव और उसकी पत्नी सरोजनी बाजार चले जाते हैं। वे भीख मांगते हैं तो क्या देखते हैं, कोमल दुकान पर काम कर रही है। उसके पास जाते हैं तो देखते हैं अमन भी वहीं है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। या माता पिता भी वहीं कुर्सी पर बैठे हैं। ये देखकर केशव और उसकी पत्नी खुश हो जाती है और वो लोग उनके पास जाते हैं। जैसे ही केशव अमन के पास जाता है और भाभी माँ बाबूजी के पैरों को छूने जाती है आशीर्वाद लेने के लिए, तभी अमन गुस्से में आकर रोक लेता है। कहता है, माँ बाबू को हाथ मत लगाना। जो तुमने इनके साथ किया, आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया, जरा सा रहम भी नहीं किया। भाभी तो ठीक थी भैया, पर तुम्हारे तो माँ बाप है। केशव रोने लगता है, उसकी पत्नी भी, और फिर माफ़ी मांगती है। तब कोमल आती है और कहती है, भैया भाभी आपका ये हाल कैसे हुआ। तभी माँ बापू कहते हैं, क्या हुआ तुम लोगों के साथ। तो रोते हुए केशव सब बताता है। अमन सब सुनकर खुश होकर बोलता है, चलो अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जाओ अब यहाँ से। तभी कोमल कहती है, आप कैसे बात कर रहे हो, आपके बड़े भाई है। और तभी माँ बापू भी कहते हैं, बेटा इन लोगों ने अपने किए की सज़ा भुगत ली है, तू ऐसा मत बोल। तब भी अमन की भाभी माफ़ी मांगती है और रोते हुए यह कहती है, माँ बापूजी 2 दिन कुछ नहीं खाया, आज खाना खिला दो, हम फिर यहाँ से चले जाएंगे। तभी कोमल घर ले जाती है और खाना खिलाती है। केशव माँ बापू से माफ़ी मांगते दोबारा यह कहता है, मुझे भी कहीं आसपास काम दिलवा दीजिए माँ बापू। और कोमल अमन से कहती है, कुछ पैसे लगाकर इनका भी काम शुरू करवा दीजिए और इनको माफ़ कर दो। माँ बापू के कहने के बाद वो माफ़ कर देता है और अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करवा देता है। दोस्तों दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी। हमारी कहानियाँ पारिवारिक होती है,
अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई तो हमारे चैनल हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कोमल और अमन के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।